नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम वर्गीकरण की रीतियाँ पार्ट 2 का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। इससे पिछली क्लास में हमने वर्गीकरण की रीतियों को समझा था, जिसमें हमने गुणात्मक वर्गीकरण और संख्यात्मक वर्गीकरण को समझ लिया है। उसके बाद आज हम इस चैप्टर के अंतर्गत आवृत्ति बंटन की रचना कैसे की जाती है उसका हम अध्ययन प्रारंभ कर रहे हैं। जब किसी मापनीय चर के आधार पर समंकों का वर्गीकरण किया जाता है तो वह आवृत्ति बंटन कहलाता है। मॉरिस हम्बर्ग के अनुसार एक आवृत्ति वितरण मात्र एक तालिका है जिसमें समंकों को वर्गों के रूप में समूहित किया जाता है और प्रत्येक वर्ग में आने वाली इकाइयों की संख्या को अंकित कर लिया जाता है, जो उन वर्गों की आवृत्तियाँ कहलाती है। अतः मूल्यों या वर्गों और उनकी आवृत्तियों के क्रमबद्ध विन्यास अरेंजमेंट ऑफ फ्रीक्वेंसीज को आवृत्ति वितरण या आवृत्ति बंटन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। किसी भी आवृत्ति बंटन की रचना के लिए दो मुख्य तत्व होते हैं। पहला होता है पदों का मान वेरिएबल और दूसरा तत्व होता है फ्रीक्वेंसी। सबसे पहले अब हम वेरिएबल को समझते हैं, जो पिछली क्लास में भी हमने इसको समझा था, इसका मीनिंग देखा था। वे संख्यात्मक अभिलक्षण जिनका माप भिन्न भिन्न व्यक्तियों के लिए भिन्न भिन्न होता है और जो मात्रा अथवा आकार में घटते बढ़ते रहते हैं, चर कहलाते हैं, वेरिएबल कहलाते हैं। जैसे आयु, आय, लंबाई, परिवार में बच्चों की संख्या, वजन, मूल्य, परीक्षा में प्राप्तांक आदि। वेरिएबल दो प्रकार के होते हैं, डिस्क्रीट वेरिएबल और कंटिन्यूअस वेरिएबल। डिस्क्रीट वेरिएबल खंडित चर, कंटिन्यूअस वेरिएबल अखंडित चर। एक एक को अब हम समझ रहे हैं। सबसे पहले है खंडित चर। ऐसे चर जिनके मूल्य निश्चित और खंडित होते हैं, अर्थात एक मूल्य से दूसरे मूल्य के बीच कुछ सुनिश्चित अंतर होता है। खंडित चर की इकाइयाँ विभाज्य नहीं होती, अर्थात विस्तार रहित होती है। ये सदैव पूर्णांक होते हैं और कभी दशमलव बिंदुओं में नहीं होते हैं। उदाहरण, परिवार में बच्चों की संख्या 0, 1, 2, 3, 4 ये हो सकती है, लेकिन पॉइंट्स में कभी नहीं होती। 0.5 बच्चा कभी भी नहीं होता। इसी प्रकार से क्रिकेट में रनों की संख्या है ना, बुक के पृष्ठों की संख्या, दुर्घटनाओं की संख्या, इस प्रकार के जो चर होते हैं वो एक खंडित चर कहलाते हैं। दूसरा है अखंडित चर। वह चर जो निश्चित नहीं होता है, अर्थात जिसका निश्चित सीमाओं के अंतर्गत कोई भी मूल्य हो सकता है, अर्थात वह चर जो एक निश्चित सीमा के सभी संभव मूल्य, चाहे पूर्णात्मक हो या भिन्नात्मक, में से हो सकता है। अतः निश्चित सीमाओं के अंतर्गत कोई भी मूल्य हो सकता है। मापों में अविच्छिन्नता रहेगी, कंटिन्यूटी रहेगी, निश्चित अंतर नहीं होंगे। जैसे किसी कक्षा के छात्रों के 40 से 70 किलो वजन के मध्य किसी भी मूल्य किलोग्राम या ग्राम का वजन हो सकता है। अब हम इन दोनों चरों के आधार पर आवृत्ति बंटन की रचना को समझते हैं। सबसे पहला है आवृत्ति बंटन की रचना करने के लिए सर्वप्रथम
अव्यवस्थित या अवर्गित समंकों को आरोही या अवरोही क्रम में विन्यासित किया जाता है। आवृत्ति बंटन की रचना करने के लिए सर्वप्रथम अव्यवस्थित या अवर्गीकृत समंकों रॉ डेटा जो होते हैं आरोही या अवरोही क्रम में विन्यासित किया जाता है, असेंडिंग और डिसेंडिंग किया जाता है। फिर क्रमबद्ध पदों को गिनकर उपयुक्त मूल्यों या वर्गांतरों के समक्ष लिखा जाता है। सुविधा के लिए मिलान चिन्ह टेलीबार्स का भी प्रयोग किया जाता है। अब हम सबसे पहले समझ रहे हैं खंडित आवृत्ति बंटन, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इस वितरण में खंडित चर मूल्यों के आधार पर आवृत्तियों का विन्यास किया जाता है, जिसके निम्न चरण होते हैं। सबसे पहले समंकों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना। आरोही का मतलब होता है सबसे कम पद मूल्य से शुरू करते हुए अधिक पद मूल्य की ओर क्रमों को व्यवस्थित करना। अवरोही क्रम का मतलब होता है बड़े पद मूल्यों से शुरू करते हुए छोटे पद मूल्यों की तरफ आना। फिर चर के सभी संभावित पद मूल्य सबसे छोटे से लेकर सबसे बड़े क्रमवार तक लिखना। इसके बाद मिलान चिन्हों की सहायता से प्रत्येक पद और मूल्य की आवृत्ति ज्ञात कर लेना। हम इसको एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। यहाँ पर किसी कक्षा के 25 छात्रों ने गणित की परीक्षा में निम्न अंक प्राप्त किए हैं। हम इसकी सहायता से एक खंडित आवृत्ति बंटन बना रहे हैं। सबसे पहले जैसे कि अभी हमने समझा कि क्रमों को या समंकों को हमें व्यवस्थित करना है। हम इनको असेंडिंग कर रहे हैं, अर्थात छोटे पद मूल्य से बड़े पद मूल्य की ओर लिख रहे हैं। इसके लिए हम यहाँ देखेंगे सबसे कम प्राप्तांक 2 है और अधिक प्राप्तांक 9 है। तो हम 2 से शुरू करते हुए 9 तक हम इनको लिखेंगे। सबसे पहले 2, 3, 4, 5 इस तरह से हम लिखेंगे और उसके बाद में हम ये देखेंगे कि 2 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी कितने हैं, 3 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी कितने हैं। इसका अनुमान हम टेलीबार से लगाएंगे और फिर टेलीबार को गिनकर हम फ्रिक्वेंसी का निर्माण करेंगे। देखिए सबसे पहले हमने टेबल में देखिए आप 3 कॉलम की यहाँ टेबल बनी है। यहाँ पर सबसे पहले हमने मार्क्स को असेंडिंग किया है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब 2 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी सीरीज़ में आप देखिए सबसे पहले 2 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी यहाँ पर 2 नज़र आ रहे हैं हमें, तो हमने वहाँ पर 2 लिख दिया है। 2 टेलीबार्स बना दिए हैं, 2 खड़े डंडे खींच दिए हैं। 3 अंक प्राप्त करने वाले 3 हैं सीरीज़ में, देखिए आप 3 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी 3 हैं, तो हमने यहाँ पर 3 लिख दिया। इस तरह से हम गिनते जाएंगे और टेलीबार्स यहाँ पर लिखते जाएंगे कि 5 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी हमें ऊपर सीरीज़ में 4 नज़र आ रहे हैं, तो हमने 4 टेलीबार लगा दिए हैं। और 4 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी 5 है, तो हमने 4 डंडे खींचकर एक क्रॉस लाइन कर दी, वो 5 हो गए हैं। इस प्रकार से हम इनके टेलीबार्स बनाते जाएंगे और फिर आगे फ्रिक्वेंसी लिखते हुए चले जाएंगे। 9 प्राप्तांक जो आए हैं वो विद्यार्थी 1 है, उसकी आवृत्ति 1 है। इस प्रकार से यह खंडित आवृत्ति बंटन बना है। अब हम नेक्स्ट समझते हैं अखंडित आवृत्ति बंटन। वर्गांतरों के अनुसार वर्गीकरण पर आधारित है यह। इसकी रचना अखंडित या सतत चर की सहायता से की जाती है। चर मूल्यों को आरोही या अवरोही क्रम में अनुविन्यासित किया जाता है। सबसे छोटे और सबसे बड़े मूल्य के संपूर्ण अंतर को उपयुक्त वर्ग सीमाओं के अनुसार बराबर वर्गांतरों में विभाजित कर लिया जाता है। फिर मिलान रेखाओं का प्रयोग करके प्रत्येक वर्गांतर में आने वाले पदों की संख्या उनकी आवृत्ति के सामने लिख दी जाती है। ये भी हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ रहे हैं। इस एग्जाम्पल में आप देखिए हम यहाँ पर वर्ग बनाएंगे इनके। सबसे पहले यहाँ हमें इनको देखना होगा कि सबसे कम मूल्य कम आय कितनी है और अधिक आय कितनी है। सबसे कम आय यहाँ पर
हमारे पास में मज़दूरी जो है वो 45 रुपीज़ है और अधिक 79 है। अब हमें यहाँ पर वर्ग बनाने होंगे। हम उचित अंतर पर इनके वर्ग बनाएंगे। यहाँ पर हम वर्ग बना रहे हैं सबसे पहले 45 से 49, 50 से 54 और 55 से 59, 60 से 64, 65 से 69, 70 से 74 और लास्ट है 75 से 79। वर्गों का निर्माण किस प्रकार होता है यह हम पिछली क्लास में अच्छे से समझ चुके हैं। अब हम यहाँ ये देखते हैं, जो आय है 45 रुपये से लगाकर 49 रुपीज़ तक जो मज़दूरी है उसमें मज़दूरों की संख्या कितनी है, कितने मज़दूरों को मिल रही है। पहले वाली रो में आप देखिए, सबसे पहले 45 से 49 के बीच पहली रो में सबसे पहले 45 आपको नज़र आ रहा है इधर, फिर उसके बाद में है 48 और 49। इन तीनों को हमने यहाँ पर मिलान चिन्हों की सहायता से लिख दिया है। इसी प्रकार से 50 से 54 के मध्य हमारे पास में ऐसे मज़दूर जिनके आय 50 से लगाकर 54 है वो हमारे पास में 7 है, उनको हमने टेली बार से लिख दिया है। 55 से 59 4 है, 60 से 64 6 है, 65 से 69 3 है और 70 से 74 3 है और 75 से 79 4 है। सबका योग अगर हमने किया है तो 30 आया है। कार्यरत मजदूर 30 है हमारे पास। इस प्रकार से यह हमारा कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना है। वर्गांतरों के अनुसार वर्गीकरण की रीतियाँ समझते हैं। अब हम वर्गांतरों के अनुसार समंकों का वर्गीकरण 2 रीतियों से किया जाता है। पहली रीति है अपवर्जी रीति एक्सक्लूसिव मेथड और दूसरी है समावेशी रीति इंक्लूसिव मेथड। सबसे पहले हम एक्सक्लूसिव मेथड अपवर्जी रीति को समझते हैं। इस रीति में एक वर्ग की ऊपरी सीमा तथा अगले वर्ग की निचली सीमा एक समान अर्थात बराबर होती है। यह रीति अपवर्जी इसलिए कहलाती है क्योंकि इसके अनुसार एक वर्ग की ऊपरी सीमा के बराबर मूल्य की इकाई उसी वर्ग में ही शामिल नहीं की जाती बल्कि अगले वर्ग में शामिल की जाती है। अपवर्जी रीति में किसी वर्ग की निचली सीमा के बराबर वाला पद मूल्य उसी वर्ग में शामिल होता है, जबकि ऊपरी सीमा के बराबर वाला पद मूल्य उस वर्ग से बाहर हो जाता है। यदि किसी छात्र का वजन 55 kg है तो उसकी गणना 50 से 55 kg वाले वर्ग में नहीं बल्कि 55 से 60 वाले वर्ग में की जाएगी। वर्गांतरों को अपवर्जी रीति के अनुसार हम निम्न प्रकार से भी समझ सकते हैं। यहाँ छात्रों का वजन दिया गया है 45 एंड अंडर 50 अर्थात 45 से लगाकर 49.99 kg वाले विद्यार्थी ही इस वर्ग में सम्मिलित किए जाएंगे। 50 kg वाला विद्यार्थी नेक्स्ट वाले वर्ग में सम्मिलित होगा। इसी प्रकार से 55 kg वाला विद्यार्थी नेक्स्ट वर्ग 55 से 60 में सम्मिलित होगा। इस प्रकार से इसका गणना की जाएगी। समावेशी रीति, इस रीति में किसी भी वर्ग निचली एवं ऊपरी दोनों सीमाओं के बराबर मूल्य के पद का भी उस वर्ग में समावेश होता है। समावेशी रीति में एक वर्ग की ऊपरी सीमा और अगले वर्ग की निचली सीमा बराबर नहीं होती है, इनमें अधिकतम 1 का अंतर होता है। ये उदाहरण से हम समझ सकते हैं। यहाँ पर आप क्लास देखिए, पहला क्लास 45 से 49 है, नेक्स्ट क्लास 50 से 54 है। पहले क्लास की ऊपरी सीमा 49 और दूसरे क्लास की निचली सीमा 50, इनके मध्य 1 का अंतर है। इसी प्रकार सभी क्लास की जो ऊपरी सीमा है उसमें और अगले क्लास की निचली सीमा में 1 का अंतर है। इस प्रकार से यह अपवर्जी और समावेशी रीति थी। अब हम इन दोनों के बीच में अंतर जानते हैं। सबसे पहले
अपवर्जी में एक वर्ग की ऊपरी सीमा दूसरे वर्ग की निचली सीमा होती है, जबकि समावेशी में इन दोनों में एक का अंतर होता है। अपवर्जी रीति में ऊपरी सीमा के बराबर मूल्य का पद उसमें शामिल नहीं होता है, जबकि समावेशी रीति में शामिल रहता है। अपवर्जी वर्गों में निरंतरता या अविच्छिन्नता पाई जाती है, जबकि समावेशी वर्गांतरों में विच्छिन्नता पाई जाती है। जहाँ पर दिए गए मूल्य पूर्णांकों में होते हैं वहाँ समावेशी रीति उपयुक्त होती है, जबकि अन्य स्थितियों में अपवर्जी रीति विधि उत्तम मानी गई है। इस प्रकार से आज हमने आवर्ती बंटन रचना को समझा। धन्यवाद।